जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपूर्ण परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ मैं शुरू करता हूं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा लगातार प्रैक्टिस में रहिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का साइंस का पहला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। तो यह पादप की कोशिका जो भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और पैक्टिन इसमें लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपको बात करें कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो जंतु को ये जो सेल्यूलोज होता है पादप में, ये पादप खाते हैं शाकाहारी जंतु, तो इसी के कारण क्या होता है, इसकी छोटी आंत लंबी होती है। सेल्यूलोज को पाचन के लिए क्या होता है, छोटी आंत लंबी होती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत लंबी क्यों होती है, तो सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए उसको छोटी आंत लंबी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सी है। देखिए मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड, एड्स। तो इसमें देखिए यौन संचारण नहीं, यौन संचारण मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से निषेचन के बाद होने वाली बीमारी या यौन से संपर्क में आने से कौन सी बीमारी होती है, एड्स बीमारी होती है। यह किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इस चारों बीमारी के बारे में हम मतलब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए मलेरिया, तो अब मलेरिया के बारे में पूछा जाता है कि यह किससे फैलता है, तो यह भी एक वायरस से फैलता है। क्या फैलता है, वायरस से फैलता है। और यह किस अंग को प्रभावित करेगा, तो यह किडनी और फेफड़ा को प्रभावित करेगा। किसको, किडनी और फेफड़ा को यह प्रभावित करता है मलेरिया। उसके बाद आता है पीलिया की बात। तो पीलिया क्या है, पीलिया या जॉन्डिस इसी को बोलते हैं, या हेपेटाइटिस भी इसी को बोलते हैं। यह जैसे यकृत को प्रभावित करता है। किसको, यकृत को। और यह भी क्या होता है, यह भी एक वायरस से फैलता है। ठीक है, उसके बाद टाइफाइड की बात है। टाइफाइड आंत बुखार होता है। क्या होता है, इसमें बुखार लगता है, आंत बुखार। यह किससे फैलता है, तो यह फैलता है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण है। तो कैंसर का कारण कौन सा होता है, देखिए पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिकी उत्पीड़न और आनुवंशिकी संशोधन। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पर्यावरण कैंसर के कारण होते हैं, पर ट्रांसमिशन से मतलब कह सकते हैं कि यह कैंसर नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः ट्रांसमिशन से कोई कैंसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य जनित रोग नहीं है, मतलब कि खाना पीना खाने से कौन सा रोग नहीं होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है इन्फ्लुएंजा खाने पीने से नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा एक तरह से कह सकते हैं इसको फ्लू बोला जाता है। क्या, इसको फ्लू बोला जाता है। और यह एक कभी कभी महामारी का भी रूप धारण कर लेता है, महामारी का रूप धारण कर लेता है। और इसमें होता क्या है, इसमें शरीर में दर्द होता है बहुत तेज से, और सर्दी भी हो जाता है। सर्दी के अलावा इसमें खांसी भी होता है। ठीक है, और खांसी के बाद तेज बुखार भी आता है। क्या, तेज बुखार भी आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा एक तरह से संक्रामक रोग है। ठीक है, यह खाने पीने के वस्तुओं से नहीं फैलता है। बाकी इसमें जो एम्बियोसिस हो गया या हैजा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सब जैसे खाने पीने से हो सकता है, पर यह इन्फ्लुएंजा नहीं होता। यह एक संक्रामक रोग है जिसको फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। देखिए इसको माउथ एंड फुट रोग कहा जाता है। यह जो है वायरस के कारण, विषाणु के कारण ही फैलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है। तो देखिए यूरिक अम्ल का जमाव जो है यह अधिक, यानी कि शरीर में यूरिक अम्ल यदि अधिक हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो शरीर के हर एक जॉइंट पर यानी गांठ पर जैसे जमा होने लगता है और उसमें आर्थराइटिस हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि गठिया रोग हो जाता है यूरिक अम्ल के अधिकता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। तो ओजोन किरण से दो प्रकार, मतलब कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली दो प्रकार की किरणें। एक तो मतलब कह सकते हैं कि ये ओजोन परत जो होता है उसको सोखने का काम करता है, लेकिन दो प्रकार के इससे कौन कौन से, पराबैंगनिक और अवरक्त। पराबैंगनिक और अवरक्त ये दोनों किरणें निकलती है, और इस दोनों किरणें के कारण, ये पराबैंगनिक की किरणें के कारण क्या हो जाता है, इसमें त्वचा कैंसर हो जाता है। और अवरक्त किरण के कारण क्या होता है, अवरक्त किरण का है
कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को आने तो देता है, पर अवरक्त जो किरण है वह अवरक्त किरण पराबैंगनी किरण ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलने नहीं देता है, यानी कि वायुमंडल से बाहर नहीं जाता, जिसके कारण क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि गर्मी अधिक बढ़ जाता है। और इसी के कारण जीवन संभव भी है अवरक्त किरण के कारण, नहीं तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है रात में कि फिर वहां पर रहना मुश्किल हो जाता पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसीलिए अवरक्त किरण का काम क्या होता है, CO2 को बाहर नहीं जाने देना। और पराबैंगनी का किरण का काम क्या है, ये ओजोन का काम है पराबैंगनी किरण को सोख लेना। यदि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगा तो फिर क्या होगा, ये जैसे स्किन कैंसर हो जाएगा। और इससे कौन सी गैस जैसे हानि पहुंचाता है ओजोन परत को, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह गैस है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, तो इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए कह रहा है कि जो पृथ्वी से बाहर, तो पृथ्वी से होगा तो एक्सोबायोलॉजी उसको कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए और अभी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी थी। माइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन, किसका, कवक का अध्ययन। इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है, तो इसको हो गया कमाई, कमाई का मतलब हो गया, माइकोलॉजी की बात करेगा तो कवक हो गया। उसके बाद एक सफाई, ये दो चीज याद रखिए, कमाई सफाई। तो इसमें देखिए शैवाल, ये क्या कहते हैं, कमाई हो गया मतलब कि माइकोलॉजी हो गया कवक, और फाइकोलॉजी हो गया शैवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कुचालक कौन सा है। तो कुचालक कौन सा है इसमें से देखिए, तो जो भी कार्बन के जो भी होंगे वो कार्बन से निर्मित जो भी होंगे वो सब मतलब कह सकते हैं कि कुचालक होता है, यानी कि कार्बन का जितना भी श्रृंखला बनता है वो सब कुचालक हो जाता है। कल भी हमने ये वीडियो में बताया था। तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, जो अल्कोहल है या अल्कोहल क्या है, एक प्रकार से कुचालक है। इसके अलावा आपको यदि शुद्ध जल की बात करेगा तो शुद्ध जल भी क्या होता है, शुद्ध जल भी कुचालक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एमसीबी का जोड़ा, एमसीबी को किस श्रेणीक्रम में या समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए इस दोनों प्रकार के जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम होते हैं, इसमें कुछ चीजें याद रखिए। जैसे कि आपको बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या क्या चीज रहता है, जैसे कि स्विच को हम जोड़ते हैं, ठीक है। स्विच हो गया, एमसीबी हो गया, या अमीटर हो गया, ठीक है, अमीटर। और इसके अलावा फ्यूज हो गया, या फिर मल्टीमीटर, मल्टीप्लायर जो हो जाता है, मल्टीप्लायर, ये सब श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। और समांतर क्रम की बात करेगा तो समांतर क्रम में आपको घरों में जो वायरिंग होता है या समांतर क्रम में होता है, तो हम कह सकते हैं कि घरों का वायरिंग हो गया, या फिर वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, या फिर संट, ये सब किस क्रम में लगाया जाता है, इस क्रम समांतर क्रम। देखिए इसमें जो है वोल्ट मीटर और आमीटर, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको एक चीज याद रखिए, वोल्ट मीटर, विभवांतर, समांतर, तीनों याद रखिए एक सीरीज में। वोल्ट मीटर और यह क्या मापता है, विभवांतर मापता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से आता है कि वोल्ट मीटर विभवांतर समांतर, वोल्ट मीटर विभवांतर समांतर, इस तरीके से यदि आप रट लीजिएगा तो क्या होगा कि आमीटर के बारे में पूछेगा और वोल्ट मीटर के बारे में पूछाएगा, तो दोनों में क्या होगा, इसमें वोल्ट मीटर विभवांतर समांतर आपको यदि याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि आमीटर जो है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर में नहीं जोड़ा जाएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर समांतर, इस क्रम में इसको याद रखिए, तो उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एमसीबी। एमसीबी हमने बताया था श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो विद्युत अपघटन की बात कर रहा है, तो इसमें जैसे आयन के कारण होता है, लेकिन यदि कल भी हमने बताया था कि यदि ठोस की बात करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, किसमें, उसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठोस कहे या धातु कह दे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन आपको द्रव पदार्थों की बात करेगा तो उसमें आयन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध देखिए इसमें क्या है, शक्ति और प्रतिरोध के बीच संबंध आपको दर्शाना पड़ेगा। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, और हमको क्या कह रहा था, प्रतिरोध, तो R बराबर निकाल लेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। अब V²/P हो गया, यानी कि V²/P हो गया, तो P का मान यदि शक्ति का मान, यानी कि कह सकते हैं कि हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, वोल्टेज नहीं, ये शक्ति का मान यदि बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध यदि हमको अधिक लाना हो तो इसका कम करना पड़ेगा। तो 200 वाट कम है, तो मतलब इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश हवा में नमी को अवशोषण की प्रक्रिया है। तो हवा में नमी के अवशोषण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या,
इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डल क्वेशंस, डल क्वेशंस कहा जाता है अब हवा में नमी का अवशोषण। अब कैपिलरी एक्शन की बात करेगा तो ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो ये जो भी करते हैं कि मतलब कि ये जो कैपिलरी क्रिया होती है, जैसे कोई भी बत्ती उत्ती हो गया वो सब में कैपिलरी की प्रक्रिया होती है, तो उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और ऑस्मोसिस होता है, कोई भी चीज को फुलाते हैं, जैसे कि किशमिश फुलाते हैं या फिर कोई भी चीज को फुलाते हैं तो ऑस्मोसिस होता है उसमें, ठीक है। और इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई विशेष ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफी और टेलीविजन तक के विकास को नींव किसने माना जाता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। और हम लोग जानते हैं कि जैसे स्पीकर इसे बना दिया जाता है, ठीक है। ये स्पीकर जैसे यहाँ पर बना हुआ रहता है, ये स्पीकर बना हुआ रहता है, तो इसमें देखते हैं कि जब ये तरंग निकलता है तो इसको ऐसे ऐसे करके सूचित किया जाता है। तो मतलब हो गया कि इसमें से आवृत्ति निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है, और फ्रीक्वेंसी निकलने के कारण क्या होता है कि ये सब टेलीफोन, ये टेलीग्राफ, ये सब काम करता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से आवृत्ति के कारण ये सब चलता है, और आवृत्ति के कारण चलता है। आवृत्ति की खोज किसने किया था? हेनरी हर्ट के नाम पर दिया गया था, ठीक है। तो हर्ट्ज के नाम पर इसीलिए उसका मात्रक हर्ट्ज भी होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि हेनरिक हर्ट्ज जो होता है या रुडोल्फ हर्ट्ज, इन्होंने क्या किया था? रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ, टेलीविजन के विकास का नींव रखा था, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिरता है, तो यह किस नियम पर? देखिए यदि बंदर उछल कूद करता तब तो होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि गिर जाता है तो उसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का संरक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलन कर देखिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, बिल्कुल सही मिलाया हुआ है। स्वप्रेरण जो होता है वो इसका मात्रक हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। इस प्रकार से ऑप्शन कह सकते हैं कि डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो देखिए चूने के पानी में यानी कि CaO कह सकते हैं, बिना बुझाऊ चूना में क्या करेंगे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कह सकते हैं कि CO2 प्रवाहित करेंगे। तो देखिए इसमें ऐसे ऑक्सीजन 3 को बन गया, और मतलब कह सकते हैं कि CO3 हो गया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, इसमें हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं जो होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है तो ऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड हो ही नहीं सकता है। बेरियम कार्बोनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब तो बनता ही नहीं है ऐसा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस के ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले नंबर इस पूरे का प्रतिशत निकालना, इस पूरे का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम का 27 होता है, एल्युमिनियम कितना है? 2, तो 27 दूनी 54, तो ये हो गया प्लस ये 3 देखिए कॉमन में ले लेंगे, क्योंकि 3 पूरे पर हॉल है। आप देखिए सल्फर और ऑक्सीजन को लेंगे तो सल्फर का कितना होता है? सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16 चौका 64 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 54, आप प्लस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 288। इसको गुना करके टोटल आ जाएगा, और टोटल जोड़ करके हो जाता है 342। कितना होता है? 342। अब देखिए 342 आ गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 चौका 64, 64 गुने 3 करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं 192 अब गुने 100 बटे 342। इस प्रकार से इसको काटिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का ऊपर रखना है और पूरे को नीचे रखना, ऑक्सीजन का ऊपर और पूरे को नीचे रखना है, ठीक है। इस पूरे को और गुना कर देना है 100, तो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रतिशत निकल जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि कोई भी चीज की तुलना करते हैं तो तुलना गुने 100 बटे में क्या करते हैं? प्रारंभिक मात्रा करते हैं। तो इसमें पूरा जो द्रव्यमान है वो पूरा द्रव्यमान सिर्फ ऑक्सीजन के द्रव्यमान बटे पूरा द्रव्यमान गुने 100 कर देंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया होती है। देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये सब जैसे सोडियम तो जलने ही लग जाता है, पोटेशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन कह धातु ऑक्साइड बनाना है और ऑक्साइड बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आयरन के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आयरन के साथ क्या करता है? आयरन के साथ H2O यानी कि कह सकते हैं कि H2O की अभिक्रिया होता है, यानी कि जल की अभिक्रिया कराएं, क्योंकि भाप क्या है? भाप तो एक प्रकार से जल ही है। तो आयरन को यदि H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह बन जाता है क्या? यही जंग हो जाता है, यानी कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, आयरन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी इसका एक उदाहरण है।
फिटकिरी जैसे किसका एक उदाहरण है, कि द्विक लवण का उदाहरण है। किसका? द्विक लवण। टेबल साल्ट या एकल साल्ट कहेगा तो ये क्या हो जाता है, NaCl हो जाता है, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, द्विक लवण है। फिटकिरी है क्या? द्विक लवण। अब देखिए फिटकिरी का फॉर्मूला भी याद रखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O, ये क्या होता है, ये होता है फिटकिरी का फॉर्मूला। ठीक है, इसी को पोटाश एलम भी बोलते हैं। K2SO4 इंटू K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O, ये क्या होता है, ये होता है फिटकिरी का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से ये आपको 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।